Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss about part 4 of international agreement. तो इससे पहले हमने पार्ट 3 के बारे में डिस्कस किया है, पार्ट 2 डिस्कस किया है एंड ऑल्सो पार्ट 1 भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पार्ट 4, जिसमें यहाँ पर कुछ और नई कन्वेंशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे लास्ट वीडियो में पार्ट 3 में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रामसर साइट्स, कॉप के बारे में डिस्कस किया, IUCN के बारे में डिस्कस किया, रेड कैटेगरीज में जो स्पीशीज आती हैं उनके बारे में डिस्कस किया, कौन सी यहाँ पे क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी एक्सटिंक्ट है, कौन सी थ्रेटेंड है, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ नेक्स्ट कन्वेंशन जो है दैट इज 1992 में कौन सी हुई थी? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट इज CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में आई थी। किस पे? अब देखो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से ही नाम पता चल रहा है किससे रिलेटेड थी कि हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पर कंजर्व करना है। तो ये जो कन्वेंशन हुई थी ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो कि अडॉप्ट कब हुई थी? अर्थ समिट में 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी, किससे रिलेटेड? ह्यूमन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। तो जो 1992 में बायोलॉजिकल दैट इज CBD से आपको मैच द फॉलोइंग में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जितनी भी यहाँ पर कन्वेंशंस है, ठीक है, जितनी भी यहाँ पर कन्वेंशन है, इन कन्वेंशन से काफी बारी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो इनको मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन को आपको गाइस अटेम्प्ट कैसे करना है? जैसे CBD का पूछ लिया है ना, ये कन्वेंशन कब अडॉप्ट हुई थी? एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, ठीक है, जो कि अर्थ समिट में अडॉप्ट की गई थी 1992 में। इसके गोल्स क्या थे? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, इनके जो बायोडाइवर्सिटी है उनको सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइज करना, ठीक है, जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेज हैं इन सभी का फेयर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। मतलब इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि हमें क्या करना है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, फेयर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, ताकि फ्यूचर में आने वाले टाइम में हमारे पास रिसोर्सेज की कमी ना आए और हम मैक्सिमम स्पीशीज को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। और जो ये कन्वेंशन हुई थी ये फर्स्ट टाइम कब हुई थी? ठीक है, कब, मतलब जो कन्वेंशन किससे रिलेटेड थी? फर्स्ट टाइम CBD पे, कि हमें क्या करना है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अगेन कंजर्व करके रखना है। The convention recognized for the first time in international law that the conservation of biological diversity is a common concern of humankind, क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक कॉमन कंसर्न था सभी के लिए कि अगर हम स्पीशीज को कंजर्व नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है? हमें आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है ना। इस एग्रीमेंट में क्या था? सारे इकोसिस्टम को कवर किया गया जो कि सारा डाइवर्सिटी का पार्ट था, है ना। जितने भी बायोडाइवर्सिटी है सभी का ये पार्ट आता है। इस बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या था? सारा इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम का स्पीशीज, जेनेटिक रिसोर्सेज, तो इन्हीं सभी को हमें क्या करना है? कवर करना है। साथ साथ सभी का इक्वल और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो हम बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग है, इन सबका इक्वल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। तो एक कार्टेगिना प्रोटोकॉल था, इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि ये किस पे था। ये भी बायो सेफ्टी पे था, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी या बायो इंजीनियरिंग का यूज करके हम किस तरीके से स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो कन्वेंशन था CBD वो लीगली बाइंडिंग था, है ना, मतलब यहाँ पर सभी ने इंडिविजुअल यहाँ पे पार्टिसिपेशन करना है। नेक्स्ट जो आया क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, सॉरी, क्योटो प्रोटोकॉल किससे था? आपका प्रोटोकॉल टू द UNFCCC, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की गई थी। 1997 में ये आया था, 1997 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल। आप सभी को पता है क्या था क्योटो प्रोटोकॉल? जितनी भी GHGs है, ग्रीन हाउस गैसेज है, उनका जो एमिशन है, हार्मफुल एमिशन है, उनको क्या करना है? हमें रोकना है। जितना भी GHGs में एक्स्ट्रा गैसेज हैं जिसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, उनको हमें रिड्यूस करना है। ये क्योटो प्रोटोकॉल में बोला गया था, जो कि 1997 में हुआ था, UNFCCC का था, ठीक है, क्योंकि जो कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो गैसेज थी, जो हार्मफुल गैसेज है, वो एटमॉस्फेयर में जाके क्या करती है? उनका अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में तो वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। और उसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है? यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का एक फैक्टर बहुत बड़ा देखने को मिलता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो किससे रिलेटेड था कि क्या करना है? हमें GHGs को रिड्यूस करना है, जो हार्मफुल एमिशन है उनको रिड्यूस करना है। कौन कौन सी यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस थी? सबसे पहले मिथेन, ठीक है, मिथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड परफ्लोरोकार्बन्स। ये सारी ऐसी 6 गैसेस थी जो कि किसके अंडर आती है? क्योटो प्रोटोकॉल में आती है।
ये सारी 6 गैसेस का, ठीक है, जो 6 गैस है इसमें ग्रीन हाउस गैस, जिनका एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, और उस ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो सकता है। तो इसमें ये सारी गैस थी कौन सी, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड परफ्लोरोकार्बन। इनका एमिशंस हमें क्या करना है, इनकी एमिशन को हमें रोकना है। इनके एमिशंस को, जो कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर होने के बाद ये क्या करती है, हमें क्लाइमेट चेंज हो जाता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो इन्हीं सभी पे हमें कंट्रोल करना है। यही क्योटो प्रोटोकॉल में बोला गया था कि जितनी भी यहाँ पर हार्मफुल गैसेस हैं, जितनी भी यहाँ पे हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है जिसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, और इसी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस के जो हार्मफुल रेडिएशन है या फिर हार्मफुल जो एमिशन है जिसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अल्टीमेटली एम क्या था कि क्लाइमेट चेंज हमें, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ड्यू टू द ह्यूमन हार्मफुल एक्टिविटीज और द हार्मफुल एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, उनको हमें कंट्रोल में रखना है। इस प्रोटोकॉल में गवर्नमेंट आर सेपरेटेड इनटू 2 जनरल कैटेगरीज। इस प्रोटोकॉल में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 2 स्पेशल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, दो कंट्रीज बनाई गई। एक आती है NX1 कंट्रीज, ठीक है, एक क्या आती है NX1 कंट्रीज, जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि ग्रीन हाउस गैसेस को हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है, और उन्होंने क्या करा, एक साइन करके दिया, दैट इज NX1 कंट्रीज। NX1 कंट्रीज को यहाँ पर क्या बोला गया कि हम क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने से बचाएंगे। तो एक आता है NX1 कंट्रीज। NX1 कंट्रीज में ये साइन किया कि जितने भी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस है, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, उनको हम यहाँ पर रोकेंगे। साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर भी हम ध्यान देंगे, और जो ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है उन पे भी यहाँ पर हम रोकथाम लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी एक कंट्रीज बोली गई जिसको बोला गया नॉन NX1 कंट्रीज, ठीक है। जो फर्स्ट कौन सी थी, NX1 कंट्रीज। सेकंड कंट्रीज जो गवर्नमेंट ने डिवाइड की थी, दैट इज नॉन NX1 कंट्रीज, जहां पर उन्होंने कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं थे, ठीक है, कि हम GHGs के एमिशन को कम करेंगे। लेकिन हम GHG के एमिशन को कम नहीं करेंगे, बट हमें क्लीन मैकेनिज्म पार्टिसिपेशन से पार्टिसिपेट करने से नहीं हटेंगे। क्लीन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, व्हाट इज क्लीन मैकेनिज्म? क्लीन मैकेनिज्म मतलब जितनी भी ह्यूमन हार्मफुल एक्टिविटीज हो रही है ना, जैसे डिफोरेस्टेशन है, एफोरेस्टेशन है, या फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग है, इन सभी को, पॉल्यूशन है, इन सभी पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉन NX1 कंट्रीज कौन सी होती है, जो कि GHGs की एमिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर, सॉरी, ऑब्लिगेशंस नहीं है, मतलब उनके लिए वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन वो हाँ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने 2 कंट्रीज को डिवाइड करा, एक NX1 जो कि एक्सेप्ट करती है कि हम GHGs के एमिशन को हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है, और एक आती है एक आती है यहाँ पर नॉन NX1 कंट्रीज, जो कि यहाँ पर हु हैव नो GHG एमिशन रिडक्शन ऑब्लिगेशन, जिन पे कोई भी रूल्स लागू नहीं है, ठीक है। जो NX1 है उसमें कुछ रूल्स या ऑब्लिगेशंस बनाए हुए हैं कि GHG को हमें क्या करना है, बचाना है, उसके एमिशन को कम करना है। लेकिन जो नॉन NX1 कंट्री है, इन पे कोई भी ऑब्लिगेशंस या रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बट हाँ ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट ये करते हैं। 2008 टू 2012 NX1 कंट्रीज ने क्या किया, अपने GHG एमिशन को यहाँ पर रिड्यूस किया, कितने परसेंट तक, 5% से कम, ठीक है। जो कंसेंट्रेशन था वो 5% कम हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल जो था, जिसमें फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म, क्योटो प्रोटोकॉल में फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म, जिसमें क्या बोला गया कि NX1 जो कंट्रीज है वो क्या करेंगी, अपने टारगेट्स को यहाँ पर अचीव कर लेंगी कि GHGs का जो हार्मफुल रेडिएशन है, हार्मफुल जो एमिशंस है, उनको क्या करे, रिड्यूस करे, ठीक है। तो ये था आपका NX1 और NX2 कंट्रीज के बारे में। दोहा कतार में 8 दिसंबर 2012 को एक दोहा अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड। दोहा एग्रीमेंट में क्या था, अगेन सेम बात बोली गई थी कि हमें GHGs की एमिशन को यहाँ पर रिड्यूस करना है, एटलीस्ट हम कुछ परसेंट तक रिड्यूस कर पाए 1990s तक। सेकंड जो कमिटमेंट हुआ उसमें क्या बोला गया कि हम एटलीस्ट 18% तक हम क्या कर लेंगे, लेवल जो 1990s जो लेवल है, ठीक है, मींस जो 1990s वाला टाइम पीरियड है उसमें हम 18% GHGs को रिड्यूस कर लेंगे। उसके बाद 2013 टू 2030 तक इनके टारगेट्स बनाए गए कि ये कौन सा है, हमारा सेकेंड कमिटमेंट पीरियड है,
ठीक है, जो कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड कौन सा था 1990 लेवल, सेकंड कमिटमेंट पीरियड था 2013 टू 20 कि हम GHGs के एमिशन को रिड्यूस कर लेंगे। कुछ टारगेट्स यहाँ पे सेट कर दिए गए जिनको अचीव इन्होंने किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1998 में कौन सी कन्वेंशन हुई थी, रोटरडैम कन्वेंशन, जो कि नीदरलैंड में हुई थी। ये रोटरडैम कन्वेंशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, है ना, रोटरडैम कन्वेंशन किस बारे में थी कि जो भी यहाँ पे हैजार्डियस केमिकल्स ह्यूमंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिनका इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इन हजार्डियस केमिकल से हमें ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इन हजार्डियस केमिकल से हमें ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जो ये हजार्डियस केमिकल है ये ना सिर्फ ह्यूमन इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, साथ साथ ह्यूमन की हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो इन हैजार्डियस केमिकल से हमें इन्वायरमेंट को और ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो जो रोटरडैम कन्वेंशन हुई थी नीदरलैंड में, ये किस लिए हुई थी, जो भी हैजार्डियस केमिकल्स हैं इनको हमें प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट से भी, और इन्वायरमेंट अगर इन्वायरमेंट में ये सेफ रहे तो इसमें से जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, जो हम रेस्पायर करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, लंग्स में हमारे फ्री रेडिकल्स चले जाते हैं, कैंसर कोज करते हैं, उससे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो जो कन्वेंशन हुई थी वो किस पे हुई थी, ह्यूमन हेल्थ को और ह्यूमन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर हुई थी, है ना, कि जितने भी हैजार्डियस केमिकल्स हैं उनको हमें क्या करना है, खत्म करना है, जो कि इन्वायरमेंट को यहाँ पर हार्म कर सकते हैं। तो इन हैजार्डियस केमिकल्स को जो जिनकी वजह से इन्वायरमेंट खराब हो रहा है उनको बचाने की बात की गई थी। जो भी इनका इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो भी सेफ तरीके से हो, उसकी भी यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है द कन्वेंशन क्रिएट लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। ये सारी कैसी थी, ये लीगली बाइंडिंग थी। ठीक है, इनको इंप्लीमेंट किया गया कि जितने भी हैजार्डियस केमिकल्स हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। ठीक है, अगर इनको यूज कर रहे हो तो इनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए ताकि वो इन्वायरमेंट को खराब ना करे। इन्वायरमेंट खराब होगा तो ह्यूमन हेल्थ भी वहां से खराब हो सकती है। तो इन हैजार्डियस केमिकल्स को रोकना है, इन केमिकल्स हैजार्ड का जो ट्रेडिंग हो रही है उनको भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद 2000 में हुई कार्टेगिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। ठीक है, कार्टेगिना जो प्रोटोकॉल हुई थी वो बायोसेफ्टी पे हुई थी। बायोसेफ्टी का मतलब यहाँ पर जो कन्वेंशन हुई थी ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसमें क्या बोला गया कि जितने भी यहाँ पर हम जीएमओज हैं, जीएमओ क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके हमने उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है, जैसे आपने कुछ रैट्स हैं, कुछ डॉग्स के बारे में, कुछ फिशीज हैं, कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड है स्पीशीज। तो इन स्पीशीज को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इन स्पीशीज को हमें सेफ रखना है, इनकी प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, इनका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कन्वेंशन हुई थी कार्टेगिना प्रोटोकॉल, ये किस पे हुई थी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या उसमें जीएमओज है उनके में प्रॉपर हैंडलिंग करनी है। इसमें मेनली आपके एलएमओज है, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, एक जीएमओज है दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और एक है लिविंग आपके लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जो एलएमओज है और जीएमओज है इनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इनको प्रॉपर सेफ रखना है, इनकी प्रॉपर हैंडलिंग करनी है और इनका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन करना है। ठीक है, ये किस पे था, कार्टेगिना प्रोटोकॉल पे, जो कि बायोसेफ्टी पे था। तो इसमें जेनेटिक इंजीनियर और बायोटेक्नोलॉजी यूज करके क्या कर रहा है, इन स्पीशीज को प्रोटेक्ट हमें करना है। ठीक है, जो कि ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकती है। ये जो कार्टेगिना प्रोटोकॉल है कब अडॉप्ट किया गया था, ये अडॉप्ट किया था 29 जनवरी 2000 में, और इसको लागू कब किया गया था, सितंबर 2003 में। ठीक है, अडॉप्ट कब किया गया था इस प्रोटोकॉल को बायोसेफ्टी पे, अडॉप्ट किया था 29 जनवरी 2000 और ये लागू कब किया गया था, सितंबर 2003 में। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि अगेन जो भी जीएमओज है, एलएमओज है, उनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट यहाँ पर करना है। Protocol also establish a biosafety clearing house to facilitate the exchange of information on living modified organism and that countries in the immobilized in the protocol। यहाँ पर इनमें क्या बोला गया कि ये जो बायोसेफ्टी पे बनाया गया था, इसको अगर हम स्पीशीज को, है ना, अगर हम इन जीएमओस की हैंडलिंग करें तो भी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स यूज करके हम क्या करते हैं, जीएमओस या एलएमओस को बनाते हैं। तो इनका प्रॉपर हैंडलिंग, प्रॉपर सेफ्टी और प्रॉपर ट्रेड इनका होना चाहिए। नेक्स्ट कन्वेंशन आई ऑन द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की जो पीओपीज है। ठीक है, पीओपी से काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कन्वेंशन आई थी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पे, स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से हम इनको जानते हैं।
2001 में आई थी। ये एक इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था, ठीक है, पीओपीज पे। इस पीओपी में क्या बोला गया कि यहाँ पर जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, पीओपीज क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जिनका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होता है। पीओपीज है परसिस्टेंट, जो आपके एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, जल्दी से नहीं निकलते हैं। तो ये जो पीओपीज है इनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, मतलब इनके एमिशन को रिड्यूस करना है, ठीक है। जितने भी पीओपीज है दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, उसको क्या करना है, हमें उनकी एमिशंस को यहाँ पर रिड्यूस करना है, जो कि एनवायरमेंट को डिग्रेड करते हैं थ्रू केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फोटोलिटिक प्रोसेस। फोटोलिटिक प्रोसेस कौन सी होती है, जब लाइट के प्रेजेंस में मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, दैट इज फोटोलिटिक प्रोसेस। तो जो पीओपीज है दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये क्या करते हैं, एनवायरमेंट को खराब करते हैं, तो इनके एमिशन को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। परसिस्टेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि वो एनवायरमेंट में परसिस्ट हो जाते हैं, रह जाते हैं, वहीं पर स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी पीओपीज है इनके एमिशन को हमें क्या करना है, यहाँ पे रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर ये एनवायरमेंट में रह गए, एनवायरमेंट में एक्यूमुलेट हो गए, तो ये ना सिर्फ एनवायरमेंट को हार्म करेंगे, जबकि ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा हार्म कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्व कैसे की गई, पीओपीज दैट आर परसिस्ट इन द एनवायरमेंट, ये परसिस्टेंट इसलिए बोला गया क्योंकि एनवायरमेंट में रह जाते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो कि ह्यूमन हेल्थ में भी जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एनिमल टिश्यू में, बायोमैग्नीफाई इन फूड चेन, इवन फूड चेन में भी डिस्टर्बेंस कोज करते हैं, है ना। हार्मफुल पॉल्यूटेंट है, स्मॉल इंसेक्ट खाएंगे, स्मॉल इंसेक्ट को कोई और खाएगा, लार्ज फिश को ह्यूमन बींग्स, तो अगर उसमें पीओपीज हैं तो वो भी एक यहाँ पर सीरियस कंसर्न हो सकता है। तो पीओपीज जो है इनके हमें क्या करना है, इनको रिड्यूस करना है, जो कि ना सिर्फ इन्वायरमेंट को खराब करता है, जो कि ह्यूमन हेल्थ को भी खराब करता है। तो इसलिए हमने इन्वायरमेंट को सेफ रखने के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ के बारे में भी सोचना है। इसलिए इस कन्वेंशन में बात हुई थी कि हमें क्या करना है, जो भी और पीओपीज है उनको हमें रिड्यूस करना है ना, उनका जो एमिशन है उनको हमें यहाँ पर रिड्यूस करना है। IFCS that is Intergovernmental Forum on Chemical Safety and IPCS that is International Program for Chemical Safety, उन्होंने एक लिस्ट बनाई जिसको नाम दिया डर्टी डजन्स, है ना। डर्टी डजन क्यों बोला, क्योंकि इसमें 8 ऑर्गेनोक्लोरिन पेस्टिसाइड्स थे, कौन कौन से, जिनमें से पीओपीज निकलते हैं, है ना। कौन कौन से थे, एल्ड्रिन, क्लोरडिन, क्लोरडेन, DDT दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइएल्ड्रिन, एंड्रिन, हेप्टाक्लोर, माइरेक्स, ठीक है, ये सारे क्या थे, 8 पेस्टिसाइड्स, जो कि किस कैटेगरी में आते हैं, जिनमें से पीओपीज जनरेट होते हैं, जो कि इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं और इन्वायरमेंट के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट ये करते हैं। तो इस कन्वेंशन में किसके बारे में बात हुई थी कि जितने भी हार्मफुल पीओपीज हैं उनको हमें बचाना है, उनके इमिशंस को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। दो इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे हेक्साक्लोरोबेंजीन दैट इज HCB हेक्साक्लोरोबेंजीन एंड पॉलीफिनाइल पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ठीक है, HCB एंड PCB, इनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इनमें से क्या निकलते हैं, डायोक्सिन्स एंड फ्यूरिन्स, ये दोनों टॉक्सिन्स है जो कि एनवायरमेंट को हार्म करते हैं। ये ऐसे टॉक्सिन्स है, आपने देखा होगा जब आप प्लास्टिक को बर्न करते हो तब भी डायोक्सिन्स और फ्यूरिन्स निकलते हैं, है ना। तो ऐसे इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, कौन से आपके, दो, HCB दैट इज हेक्साक्लोरोबेंजीन और एक PCB पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, इसमें से 2 बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, 2 एमिशन होता है, एक डायोक्सिन और एक फ्यूरेंस, जो कि एनवायरमेंट को, नेचर को खराब कर देते हैं, ठीक है। और ये अगर हमारी बॉडी में चले गए तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्लड में जाके ये स्टक हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड फ्लो जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, ऑक्सीजन ब्लड से बाइंड नहीं कर पाता है, तो ये दिक्कत होती है। तो इन सभी जो भी, ये भी क्या है, ये भी तो पीओपीसी कैटेगरी में है ना। अगर ये इंडस्ट्री से निकल रहे हैं और इन्वायरमेंट में रह गए, इन्वायरमेंट में परसिस्ट कर गए, तो इन्वायरमेंट के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ को भी खराब करते हैं। ये कन्वेंशन कब आई थी, 2004 में, 2004 में इसको लागू किया गया था, जिसमें आपके पास डर्टी डजन्स केमिकल थे, जिसमें डर्टी डजन केमिकल्स में सारे पेस्टिसाइड्स, जो कि जिसमें से पीओपीज जो है निकलते हैं, और हमें क्या करना है, उन डर्टी डजन केमिकल को बचाना है। DDT का यूज हमें कैसे करना है वो देखना है, कम से कम यूज करना है, ठीक है। जितने भी डायोक्सिन, फ्यूरेंस जिससे केमिकल से निकल रहे हैं उन पे हमें रोक लगाना है। नेक्स्ट हुई एक कन्वेंशन
दैट इज रियो प्लस 10, ठीक है, रियो प्लस 10 2002 में हुई थी। जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आप सभी को पता है रियो प्लस 10 और इसी को रियो प्लस 20 रिवाइज करके बोला गया था। यहाँ पर अगेन ह्यूमन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बात की गई थी। किसके बारे में बात हुई थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी कि हमें जो है क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, जो कि इसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को पता है। तो जो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, उसको अडॉप्ट कब किया गया था? वर्ल्ड फोर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हम बोलते हैं अर्थ समिट 2002 में जो हुई थी, ठीक है, और इसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो जो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन थी वो किस पे थी कि हमें क्या करना है, ह्यूमन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन की बात की गई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट को, जो कि ये अर्थ समिट हुई थी, जो कि कहां पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो में 1992 में। अगेन इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी कि हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है ताकि हमें प्रेजेंट में और एज वेल एज फ्यूचर में भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर 2010 में, दैट इज नगोया प्रोटोकॉल। जो नगोया प्रोटोकॉल आया था, नगोया प्रोटोकॉल भी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, जिन्होंने किस बारे में बात की गई थी कि यहाँ पर हमें रिसोर्सेज का इक्वल और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। जो जेनेटिक रिसोर्सेज है या फिर जो रिसोर्सेज जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, उनका यहाँ पर क्या होना चाहिए? फेयर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। सो नगोया प्रोटोकॉल में क्या बोला गया? इट एम्स एट शेयरिंग द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जो आप जेनेटिक रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर रहे हो, उससे जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसको आपको क्या करना है? फेयर और इक्वल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। प्रॉपर टेक्नोलॉजीज का यूज करना है ताकि हम क्या कर सकते हैं, स्पीशीज को यहाँ पर अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। तो अगेन ये किस पे था कि हमें कंजर्वेशन करना है, किसका? बायोटेक्नोलॉजी का, कि क्या हम बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हम इंप्रूव कर सकते हैं, और जो हमने टेक्नोलॉजीज यूज करी है ना, टेक्नोलॉजीज यूज करी है या फिर जो हमें जेनेटिक रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन करके जो हमें बेनिफिट्स मिला है, उनको हम किस तरीके से फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नगोया प्रोटोकॉल में बोला गया था। इस नगोया प्रोटोकॉल को कब? 29 अक्टूबर 2010 में अडॉप्ट किया गया था नगोया में, जो कि कहां है? जापान में, ठीक है। बोला गया था कि यहाँ पर जो भी हमने जेनेटिक रिसोर्सेज का यूटिलाइज करा है, उसको क्या करना है? फेयर और इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। तो ये था किस पे? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। अगेन ये कब आया था? 2010 में, ठीक है। दिस इज नगोया प्रोटोकॉल। इसमें कुछ आपके HI टारगेट्स थे, ठीक है। इसमें क्या बनाया गया? 20 न्यू बायोलॉजिकल टारगेट्स बनाए गए फॉर द 2020 के लिए। यहाँ पर कुछ 20 टारगेट्स बनाए गए थे, जिसको हम आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे टारगेट्स थे जो कि किससे रिलेटेड थे? आपके CBD से, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे यहाँ पर कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे क्या थे? कुछ आपके 20 टारगेट्स थे। सबसे पहले अंडरस्टैंड वैल्यूज, मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी, एड्रेस इंसेंटिव्स, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, हाल्फ रेट ऑफ लॉस, सस्टेनेबल फिशरीज, मैनेज विद इन लिमिट्स। ये सारा बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है, ठीक है। जितने भी टारगेट्स है किससे रिलेटेड है? सारे बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड है। पॉल्यूशन को कम करना है, स्पीशीज को कम करना है ना, जो एक्सटिंक्शन में है, एक्सटिंक्शन स्पीशीज को बचाना है, रीफ लॉस कम करना है, एरिया को प्रोटेक्ट करना है, एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट करना है, जीन पूल को कंजर्व करना है, इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, रेजिलेंसी को एनहांस करना है, नगोया प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करना है, रिवाइज करने हैं सारे कन्वेंशंस, ठीक है। जो थ्रेटेंड स्पीशीज में आते हैं उनको कंजर्व करना है, नॉलेज को इंप्रूव करना है एंड रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है। तो ये सारे किसके टारगेट्स थे? ये सारे टारगेट्स आते हैं आपके पास नगोया प्रोटोकॉल में, जिनको हम आईची टारगेट्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कुछ और कन्वेंशंस क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट कन्वेंशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो तो आप वहां पर मेंशन कर सकते हो। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।